अच्छा, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, मैंने क्या लिया, अब मैंने प्राइसेस ले लिया, परसेंटेज नहीं लिखा। इसका अलावा मैं प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का साइन नहीं है ना साथ। अच्छा, अब कुछ इस तरह हो रहा है, ठीक है जी। अब आपने गौर करना है कि इस पीरियड में क्या हो रहा है जी। राइज इन द प्राइस लेवल्स। जी बिल्कुल, कीमतें बढ़ रही हैं, यानी कि इन्फ्लेशन मौजूद है। यहाँ क्या हो रहा है, सर के प्राइस जो प्राइसेस है वो कम हो रही हैं। अब प्राइसेस कम हो रही है, मतलब डिफ्लेशन है। क्योंकि अब आप यस सर। गौर करो तो परसेंटेज यार नहीं है, डिसइंफ्लेशन नहीं हो रही। नहीं यार ना। डिफ्लेशन है, प्राइसेस कम हो रही है, परसेंटेज आप नहीं कम हो रही। बात, हाँ सही कह रहा है, वो कह हाँ रहे हैं ठीक है। शोएब, आपको यही बता रहा हूँ। पहले एक्स एक्सिस पे हमने प्राइसेस परसेंटेज में ली थी, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब हमने खाली प्राइसेस ली हैं एब्सोल्यूट फिगर में, यानी कि अब ऐसे चल रहा है, ठीक है 5, 10। सर। समझ आ गई है ना। जी जी सर, आ गई। अच्छा ओके, तो ये डिफ्लेशन हो रही है, उसके बाद तो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आप देख रहे हैं। एट नो पॉइंट द लाइन ग्राफ इज टचिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्यों मिला। सर के फिर सर वो प्राइसेस नेगेटिव जो है वो कभी प्राइसेस। जीरो हो ही नहीं सकती, ना ही वो कभी नेगेटिव में जा सकती हैं। जबरदस्त, बिल्कुल सही आपने कहा कि प्राइसेस कभी जीरो नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं जा सकती। इसका मतलब है जब भी ग्राफ, क्योंकि प्राइसेस ली हुई है, ग्राफ जब भी नीचे को जाएगा डाउनवर्ड, वो डिफ्लेशन है, कीमतें गिर रही हैं, और जब ऊपर को जाएगा तो वो इन्फ्लेशन है, कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। तो अब जब एमसीक्यू करेंगे तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा बाल, मैंने आपको, किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। कोई सवाल नहीं है, ओके ऑल राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं चलता हूँ बुक के ऊपर आता हूँ। आपको मैंने बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो तो डेवलप आपकी इंशाल्लाह ताला हो गई होगी। अच्छा, तो बुक की तरफ आता हूँ मैं। अब यहाँ पे आ गया प्राइस स्टेबिलिटी पे। तो इसमें पहले क्या है, शुरू में अब हम जल्दी जल्दी करेंगे ना। अच्छा, प्राइस स्टेबिलिटी क्या होती है मैंने आपको बता दिया। लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, ये क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक चीज बतानी है, ये होती है लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन रेट को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन विदाउट फ्लक्चुएशन। और वो क्या होती है, इन्फ्लेशन एक है जो विदाउट। प्राइस लेवल जो तो है कि मतलब वो फ्लक्चुएट एक ही नहीं कर लेवल रही। पे से वो लो हो रही होती है, ना उसमें कभी एकदम राइज होता है ना ही कभी लो होता है, वो एक ही लेवल जिस लेवल में जा गिर रही होती है उन्हीं लेवल में वो जो है ना इन्फ्लेशन रेट गिरी जाती कि थोड़ा बहुत, जैसे आप देखो आपकी जो हार्ट बीट है, कभी अगर किसी पेशेंट की ईसीजी करवाए ना, तो आपको पता है कि हार्ट बीट चलती है, कभी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कभी थोड़ी कम होती है। ऐसे ही होता है ना, आपको पता है। लेकिन है। अगर जी उसमें सर। एबनॉर्मेलिटी आ जाए, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बिल्कुल ही फ्लैट होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि भाई अब काम खराब है। अगर तो बहुत बंदा ज्यादा इन्ना ऊपर, लीला हो गया। हाँ हाँ जी, इन्ना लिल्ला होने वाला है। तो अगर फ्लैट, इसका मतलब है, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन, बहुत बड़ा चेंज ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अच्छा, तो वो फ्लक्चुएशन नहीं होती है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं बुक में जहां लिखा हुआ है, या मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये हिस्सा, आप देखो यहाँ पर कीमतें पहले 25% से एकदम 40 पे चली गई, 40 से फिर 12 पे आ गई, ये फ्लक्चुएशन है। और इसको हम प्राइस स्टेबिलिटी नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये लार्ज फ्लक्चुएशन इसमें हमें नजर आ रही है। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन ही मैं आपको बता चुका हूँ, तो इस पे भी मैं बात नहीं करने वाला आप पे। लेकिन एक बात जरूर करूंगा कि एक सवाल है कि सर अगर इन्फ्लेशन 10% है, तो ये किस प्रोडक्ट की कीमत है, किस प्रोडक्ट की कीमत जो है ना वो 10% बढ़ रही है, सर वो ये बताएगा कौन। ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की बात जनरल होती है। प्राइस लेवल होती है। हाँ जी, जनरल प्राइस लेवल होता है। तो इसका अब ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है। इसका मतलब है कि हम कहेंगे ऑन द एवरेज कीमतें 10% से बढ़ रही हैं, हम ऐसे बोलते हैं। अब ऑन द एवरेज क्यों कह रहा हूं, इसका मतलब है हो सकता है कुछ चीजों की कीमतें कम भी हों, लेकिन जब हम एवरेज लेते हैं तो पता चलता है कि ओवरऑल कीमतों में इजाफा हो रहा है। अगर 2 3 4 चीजों की कीमतें कम भी हो गई हैं, तो फिर भी ऑन द एवरेज कीमतों में बढ़ने का रुझान है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कुछ चीजों की कीमतें कम भी हुई हो सकती हैं, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन हो रही है, और हम यही कहेंगे कि कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि हम एवरेज लेते हैं। मैं जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, क्लास में हम कहते हैं यार बच्चे के एवरेज मार्क्स 60 हैं 100 में से। तो क्या सारे बच्चों ने 60 लिए? ऑफ कोर्स नहीं लिए। कुछ बच्चों ने ज्यादा मार्क्स लिए होंगे 60 से, कुछ ने कम भी लिए होंगे, और कुछ माशाल्लाह से जो आप कह लें कि
शहजादे हैं वो फेल भी हुए होंगे, तो इसका मतलब है, लेकिन एवरेज निकाल दी कि 60%। इसी तरह कीमतों में भी कई कई चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी होंगी, कईयों की कम बढ़ी होंगी, कईयों की गिरी होंगी, लेकिन जब एवरेज ली तो पता चला कि कीमतें इस रेट से बढ़ रही हैं। तो इसमें एवरेज ही लेते हैं ना, ऑफ कोर्स हर एक प्रोडक्ट की कीमत को तो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ ये है कि हर चीज की कीमत को कंसिडर जरूर किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि बास्केट कैसे लेते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे जब हम कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे इन्फ्लेशन की। अच्छा, बहरहाल ये बात तो हमने कर ली है, मैं इस पे मजीद बात और नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज कि आपको पता है जब इन्फ्लेशन होती है, तो अभी किसी ने बात की थी, शायद तला ने या पता नहीं हमजा ने, कि पैसे जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है वो कम होना शुरू हो जाती है, और इसको बोलते हैं रियल वैल्यू ऑफ मनी। मनी की जो परचेजिंग पावर है वो ऑफकोर्स कम होती है जब इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है ना। जारी पता है 100 रुपए है, 100 रुपए से अगर 50 रुपए की दो चीजें आती हैं, तो अब वो एक 50 रुपए की चीज 100 की हो गई, अब तो एक ही आएगी ना भाई, तो परचेजिंग पावर तो कम हो गई। ये और बात है कि आपकी इनकम बढ़ गई, वो एक और बात है, लेकिन पैसे की जो रियल वैल्यू है वो कम हो गई। मैं रियल बोल रहा हूँ क्योंकि पैसे की जो वैल्यू असल में है, मॉनेटरी वैल्यू, वो तो वही है। 100 रुपए के नोट पे तो 100 रुपए ही लिखा होगा ना, उस पर काट के 50 थोड़ी कर देंगे। लेकिन उससे जो चीजें खरीदी जा रही हैं वो अब कम खरीदी जाएंगी, तो हम कहेंगे कम हो गई मनी की वैल्यू, मनी जो वैल्यू ऑफ मनी है। अच्छा, डिग्रीज ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे मैंने क्रीपिंग के बारे में आपको बताया, हाइपर के बारे में बताया, मैं इसको नहीं पढ़ रहा, आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में मुझे आप बता सकते हैं। अच्छा, और ये भी बात हुई कि जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन आ गई, और हाइपर इन्फ्लेशन आई तो उन्होंने नोट देखो कितना बड़ा निकाला है, $10 बिलियन का। कैन यू इमेजिन दैट? तो निकालना क्यों पड़ा? आपको पता है क्यों निकालना पड़ा? इससे क्या हुआ होगा, फायदा क्या हुआ? तो चीजों की प्राइसेस इस तरह की होंगी, कुछ इस 1000 10,000 में नहीं आती होगी। बिल्कुल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि अभी हमारा सबसे बड़ा नोट कौन सा है, 1000 रुपए का, सॉरी 5000 का। 5,000 सर, 5,000। आप ना दुकान से एक टॉफी लेने गए, एक टॉफी, उस उसकी कीमत है 5000। तो भाई फिर अगर 5000 आपका सबसे बड़ा नोट है और उससे सिर्फ एक टॉफी आती है, तो फिर तो आपको पता नहीं अपने साथ पैसों के कुएं लेके चलना पड़ेगा। अगर आपने कोई बड़ी चीज लेनी होगी तो आप लेने के, चलो यार डबल रोटी दे दो, तो वो कहेगी कि 50,000 की है। तो इसका मतलब है आपको फिर लार्जर डिनोमिनेशन के नोट निकालने पड़ेंगे, बड़ी वैल्यू के नोट निकालने पड़ जाएंगे, जो इनको करना पड़ा। तो याद रखें, ये बड़ी वैल्यू के नोट निकालना अच्छी बात नहीं है, ये नुकसान की बात है। सर हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि जैसे आपके टाइम पे आप कहते थे कि 10 रुपए बहुत ज्यादा होते थे, और अब हम 10,000 भी अब आराम से लग जाता है, उस अब तरह लग जाता है। कंपैरिजन भी कर। हाँ, नहीं, ये जो, हाँ ये कंपैरिजन जो है, इसका मतलब इसीलिए सर आपके 1000। सर आप सर चला, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ, भाई कह रहे हैं आपके टाइम पे, मैं कह रहा हूँ सर आप 200 साल पुराने हैं। हाँ मेरा ख्याल उसने जरा ज्यादा पुराना कर दिया, कोई बात नहीं। अच्छा खैर, तो ये बात सही है। हमारे अब्बा जी बताते थे कि 5 रुपए जो होते थे वो एक महीने की तनख्वाह हुआ करती थी टोटल, और उसी में सब कुछ आ जाता था। अच्छा, क्योंकि इतनी महंगाई नहीं थी। अच्छा खैर, तो अब हमारे पास पहले 5,000 का नोट नहीं हुआ करता था, पहले नोट होता था 1000 का। तो हम के 5,000 का नोट आया, ओ भाई बड़ी अच्छी बात। ये अच्छी बात नहीं हो रही, ये बुरी बात हो रही है। याद रखें, आपको पता है कि यूके में सबसे बड़ा नोट कितने पाउंड का है? पता है? 100 100 है सर 100। 100, शायद 50 पाउंड का है। तो आप अंदाजा कर लो क्यों, क्योंकि वहां पर महंगाई नहीं है। अच्छा, इंडिया को भी ले लो, वहां पर भी आप, यहाँ पे हमारी महंगाई हुई हुई है 40-45% के करीब, इंडिया में 5-6% पे चल रही है। अच्छा खैर, बहरहाल क्या बात करें, अफसोस वाली बात ही है। अच्छा, वो देखिए उसने 10 बिलियन, अच्छा ये तो बात हमने कर ली ना, इस पर मजीद बात नहीं करते। अब डिफ्लेशन क्या होती है, इस पर भी बात कर ली है। डिसइंफ्लेशन क्या होती है, इस पर भी बात कर ली। आप देख ही रहे हैं इसमें कि ये -3% ये डिफ्लेशन है, और डिसइंफ्लेशन देखो क्या हो रही है, 8 से 6 है पॉजिटिव। कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं, ये लिखा हुआ है, लेकिन बढ़ रही हैं एट अ स्लो रेट, पहले के मुकाबले में दे आर नॉट इंक्रीजिंग एट द सेम पेस। अच्छा, तो आगे चलते हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि इन्फ्लेशन अच्छी चीज नहीं है, सॉरी डिफ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन अच्छी बात नहीं है, हाइपर इन्फ्लेशन अच्छी बात नहीं है, डिफ्लेशन अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डिफ्लेशन में इकोनॉमी जो है ना का डिजास्टर हो जाता है। क्योंकि मुझे आप एक बात बताओ कि आप, मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत छोटी सी। आप ना पेट्रोल पंप पे गए पेट्रोल डलवाने, और डलवाने लगे, उसने कहा, आपने कहा टैंक फुल कर दो, तो पता चला कि जनाब कल कीमत ना आधी हो रही है। आपने कहा अच्छा, ओ भाई रहने दे रहने दे,
100 रुपए का डलवा ले बस, बाकी धक्का लगा के गाड़ी ले जाऊंगा। ठीक है जी, ऐसे ही होगा ना, कल डलवाऊंगा। कल फिर पहुंच गया आप, फिर पहुंचे, अरे कहा चल टैंक फुल कर, उसने फिर कहा जनाब कल फिर आधी हो रही है। उसने कहा भाई तू ना रहने दे, अब 10 रुपए के डाल दे, मैं खुद ही ले जाऊंगा उसको। अब इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो हैं वो तो अपनी स्पेंडिंग को डिले करना शुरू कर देंगे। तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, चीजें बना के बैठे हुए, लोग ले ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल गया कि कीमत कम नहीं हो रही, कीमतें कम होती जा रही हैं। अगर आपको पता हो कीमत कम हो रही है कल, तो फिर तो आप कल ले लोगे ना। जब आपको ये पता हो कि कीमतें कम होती जानी है, तो फिर तो आप जितना कम खर्चा करोगे आज की डेट में, उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। तो उससे डिमांड एकदम से गिर जाएगी, एग्रीगेट डिमांड। तो फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो फिर बंद कर देगा अपनी प्रोडक्शन को। तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट और फिर वो डिजास्टर सिचुएशन, जीडीपी गिरना शुरू हो जाएगा और फिर आप पॉवर्टी की तरफ चले जाएंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। अच्छा, अब हम आगे, जैसे मैंने आपको आगे कहा था कि कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन रेट, इसकी तरफ बात कर लेते हैं अभी। अच्छा, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना है तो मैंने जैसे आपको बताया कि इन्फ्लेशन को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, और ये लिखा हुआ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लेवल होता है फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। अच्छा, एक जो टाइम पीरियड है उससे लेके दूसरे टाइम पीरियड में देखते हैं आप कितना चेंज आया है। वो टाइम पीरियड 1 महीना हो सकता है, वो 6 महीने हो सकते हैं, वो साल हो सकता है। नॉर्मली आप 6 महीने या साल लेते हैं इन्फ्लेशन निकालने के लिए। अच्छा, तो देखते हैं कि क्या होता है कि कीमतों में कितने % इजाफा हुआ। अच्छा, अब इसके दो मेथड्स हैं निकालने के इन्फ्लेशन के। एक जो है वो है एनुअल एवरेज मेथड, नॉर्मली ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और वो क्या है कि आप ये करते हैं कि आप पिछला जो साल गुजरा होता है उसमें आपने जो इन्फ्लेशन निकाली होती है, देखा होता है कि प्राइसेस में कितने % इंक्रीज आया है, इंक्रीज आया है। तो आप इस साल से कंपेयर करते हैं कि इस साल कितना इंक्रीज आया कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर के 2021 में कितना चेंज आया है प्राइसेस में। परसेंटेज चेंज की बात कर रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन परसेंटेज में होती है कंपेयर टू 2020। अच्छा, तो ये तो एनुअल एवरेज नजर आ रहा है, पूरे साल की देखनी है आपने जो भी सिलसिला है आपका। अच्छा, दूसरा है ईयर ऑन ईयर मेथड। ये क्या है, इसमें आप ये करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो आप 1 साल की भी निकाल सकते हैं, 6 माह की भी निकाल सकते हैं, 1 माह की भी निकाल सकते हैं। 1 माह की लेकिन जारी बात है वो इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि आपने तो ओवरऑल देखना है। 1 माह की इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उतना नहीं होता, आपको बताइए। कीमतें बढ़ी, 1 माह अगर बढ़ भी गई तो लोगों के पास सेविंग होती है, चल जाएगा काम। लेकिन जितना प्रोलॉन्ग करती है इन्फ्लेशन, वो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए 6 माह या 1 साल की इन्फ्लेशन जो है ना, वो निकाली जाती है कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा नजर आता है। खैर एनीवे, ईयर ऑन ईयर मेथड जो है ये आपको बताता है कि आपने जिस साल इन्फ्लेशन निकालनी है, जैसे आज आपने 2023 की फर्ज किया कि जनवरी की इन्फ्लेशन निकालनी है, तो आप पिछले साल की जनवरी का परसेंटेज इंक्रीज देखेंगे प्राइसेस में कितना है, सिर्फ 1 महीने का, पिछले साल के 1 महीने का, सेम मंथ, जिस मंथ की आप करंट ईयर की निकाल रहे हैं। 2023 के जनवरी को 2022 के जनवरी से कंपेयर कर लेंगे और देखेंगे कितना इंक्रीज आ रहा है। इसको बोलते हैं ईयर ऑन ईयर तो मेथड। ये एक ईयर की बात हो जाएगी ना, एक साल की बात हो जाएगी। नहीं, 1 साल की नहीं है ना ये, 1 साल की बात ऊपर है एनुअल एवरेज मेथड में, उसमें पूरे 12 साल देखते जैसे हैं। जैसे आप जनवरी से जनवरी ही कर रहे हैं तो सर एक साल हो तो गया। नहीं नहीं, जनवरी से जनवरी नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ पिछले साल जनवरी के 30 या 31 दिनों में कितनी प्राइसेस बढ़ी थी, बस। तो इस साल हम देखेंगे, इस साल जनवरी में जो 30-31 दिन है, इसमें प्राइसेस कितनी बढ़ी हैं और कंपेयर कर लेंगे। समझ आ रही है? जी सर। जो एनुअल एवरेज मेथड है उसमें पूरे साल का देखते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और कंपेयर करते हैं अगले साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अच्छा, अब ये जो निकाली हुई इन्फ्लेशन, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन उन्होंने कैसे निकाली है। फार्मूला जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन का होता है ना, वो है कुछ इस तरह का, PN माइनस P0 ओवर P0 इंटू 100। ये हमने ओ लेवल में भी किया हुआ है। PN का मतलब होता है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्राइस किसी एक प्रोडक्ट की नहीं होती, ये एवरेज प्राइस ली जाती है। ठीक है ना, ओवरऑल जितनी भी गुड्स हैं। तो प्राइस ऑफ करंट ईयर, जिस साल इन्फ्लेशन निकालनी है, तो अब आप फॉलो करो जो एग्जांपल दी हुई है। तो करंट ईयर की प्राइस कितनी दी हुई है, बता दें? 126। 126। बिल्कुल सही। माइनस P0, P0 होता है प्राइस ऑफ बेस 120। ईयर, या प्राइस ऑफ बेस ईयर, या जिस साल से कंपेयर करना होता है, और ये हर साल बेस ईयर चेंज हो सकता है, वो है 120। और हम इसी को यहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं जी 126 माइनस 120 ओवर 120 इंटू 100। तो आंसर इसी से सर निकाल जी।
5। हाँ जी, तो इसी से आंसर 5% उन्होंने निकाला हुआ है। तो ये मेथड तो ये दोनों में सेम अप्लाई होता है, ठीक है। फार्मूला चाहे एनुअल एवरेज मेथड हो या ईयर ऑन ईयर मेथड हो, दोनों में फार्मूला यही अप्लाई होता है। अच्छा, आई होप कि अभी तक आपको समझ आ रही है और उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। और ये फार्मूला आपने याद कर लेना, क्योंकि ये आपको पेपर में निकालना आ सकता है। बताएं जी इन्फ्लेशन कितनी है इस साल की या इस पूरे टाइम पीरियड में, ये याद रखना आपने। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाता है जी अब आ गया मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के मेजर करते कैसे हैं। वो तो हमने ऊपर देख लिया ना, फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं, लेकिन एक्चुअली आपने वो जो मैंने आपको कहा कि एवरेज प्राइसेस लेते हैं, कहा ना आपको, वो लेते कैसे हैं। वो जो मैंने कहा पी एन माइनस पी नॉट, तो पी एन निकालते कैसे हैं, पी नॉट कैसे निकालते हैं, ये अब हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि वो तो एक फाइनल स्टेज का फार्मूला है जो हमें दे दिया गया है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन उस फार्मूले तक पहुंचना कैसे है, वो पी एन कैसे कलेक्ट करना है, पी ए नॉट कैसे कलेक्ट करना है, वो हमें अब इस मेथड में बताया जा रहा है। और इस मेथड को हम बोलते हैं सीपीआई, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताता है। मतलब कि आप जब जिंदा रहते हैं ना, तो आपको जिंदा रहने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है। जिंदा रहने के लिए खर्चा किस पे करना है भाई, गुड्स पे या सर्विसेज पे। तो उनकी कीमतें बताती हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बताती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना ही लिविंग स्टैंडर्ड लो होता जाएगा ना, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उतना उतनी कॉस्ट। अच्छा, तो इस मेथड को जिससे आप कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालते हैं ताकि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड का पता चल सके, इसको बोलते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, ये इंडेक्स हम एवरेज को बोलते हैं, और कंज्यूमर प्राइस यानी कि वो प्राइस जो कि कंज्यूमर पे करता है। कंज्यूमर कौन होता है, फाइनल कंज्यूमर जिसे बोलते हैं, जो कि एंड यूजर, जो कि चीज खरीदता है, अपने खरीदता है या उसे मिलती है और वो उसे इस्तेमाल करता है टू सेटिस्फाई हिज और हर ओन नीड्स एंड वांट्स। अच्छा, अब हमारे पास आगे ना ये मेजरमेंट आ जाती है, लेकिन मैं इसको अब आगे नहीं चला रहा अभी, क्योंकि टाइम हमारा पूरा हो गया। तो इसको हम कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। किसी ने कुछ पूछना है तो बता दे।